हाँ दोस्तों, मैं अर्जुन परिहार आप सभी का स्वागत करता हूँ परिहार पाठशाला की इस नई क्लास में। आज हम कुछ डिफरेंट करेंगे। अभी तक हम रीजनिंग के क्लासेस ले रहे थे, आज हम कर रहे हैं टॉप 50 एमसीक्यूज़। आज हम करेंगे इकोलॉजी के ऊपर। अगर आप अपना सिलेबस देखो तो सिलेबस में खासकर जो एनडी का सिलेबस है वही कॉमन आपको एसआई में भी मिलेगा, जो उसमें आपको साफ साफ लिखा है एनवायरनमेंट, इकोलॉजी इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी में इन तीनों टॉपिक्स पे आपको टॉप 50 एमसीक्यूज लेके आऊँगा तीनों की सीरीज़ के ऊपर। आज मैं आपको ले आया हूँ आपके लिए इकोलॉजी के ऊपर। ये सारे क्वेश्चन जो होंगे ये पीवाईक्यू बेस्ड हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं अक्रॉस द कंट्री। आप चेक, अगर आपने इससे पहले ये टॉपिक्स पढ़े हैं तो मैं आपसे यही कहूँगा कि एक बार अपने नोट से रीडिंग कीजिए और रीडिंग करने के बाद इन एमसीक्यूज़ को आप सीरियसली दीजिए और देखिए आपकी प्रिपरेशन जो है वो अप टू द मार्क है या नहीं है। इसमें बिल्कुल ऐसा नहीं किया गया है इन क्वेश्चन में कि बिल्कुल ही इजी दे दिए या बिल्कुल ही टफ दे दिए। ऐसा भी नहीं है कि आपको डिमोरलाइज करने की कोशिश की गई है। एक्चुअल टू द पॉइंट जैसे क्वेश्चन पेपर में आने चाहिए वैसे क्वेश्चंस का यहाँ पे यूजेज किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप नेम नहीं पढ़ा है इकोलॉजी और अगर आप पढ़ना चाहते हो तो इसके लिए जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो टर्म्स हैं और जो आपको पता होनी चाहिए एग्ज़ाम में। अगर आपको एमसीक्यूज़ नहीं करने हैं, आपको सिर्फ ये पता करना है इसमें कौन कौन से टर्म्स आपको पता होने चाहिए पेपर से, तो ये मैं आपके लिए जूम कर देता हूँ कि आपको पहले ये बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए कि स्पीशीज़ क्या होता है, कम्युनिटी पॉपुलेशन क्या है, कम्युनिटी क्या है, इकोसिस्टम, बायोम, बायोस्फीयर, ये सब चीज़ें क्या होती हैं कि बेसिक डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपको इसमें की स्टोन स्पीशीज़ किसको हम बोलते हैं, इंडिकेटर स्पीशीज़ की डेफिनेशन क्या है, एंडेमिक स्पीशीज़ की डेफिनेशन विद एग्जांपल, एक एक एग्जांपल आपको पता होनी चाहिए। इन्वेजिव एलियन स्पीशीज़ क्या चीज़ है, फ्लैगशिप स्पीशीज़ क्या होती है, अम्ब्रेला स्पीशीज़ क्या होती हैं, फोटोसिंथेसिस कीमोसिंथेसिस में बेसिक डिफरेंस क्या है, डेट्रीवोर्स डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, बायोटिक और एबॉयोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं इकोसिस्टम के, उनके एग्जांपल इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। इकोटोन क्या चीज़ है, इकोलॉजिकल निश या इकोलॉजिकल हैबिटेट में बेसिक डिफरेंस क्या है, ये अर्थ कैरिंग कैपेसिटी क्या है, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या चीज़ है, ग्लोबल हेक्टर क्या चीज़ है, अर्थ ओवरशूट डे क्या होता है, इकोलॉजिकल सक्सेशन और उसकी टाइप्स, प्राइमरी सक्सेशन, सेकेंडरी सक्सेशन, ठीक है, इकोलॉजिकल पैरामिड ऑफ नंबर्स, बायोमास, ये सब चीज़ें, ट्रॉपिक लेवल विद एग्जांपल्स, सबसे इंपॉर्टेंट है ये ट्रॉपिक लेवल विद एग्जांपल्स, फूड वेब, बायो एक्यूमुलेशन, बायो मैग्निफिकेशन, ठीक है। और इससे रिलेटेड कुछ कन्वेंशंस हैं जो पेपर में पूछी जाती हैं, स्टॉकहोम कन्वेंशन, ठीक है, बेसल कन्वेंशन, रोटरडैम कन्वेंशंस, रामसर कन्वेंशंस, यूट्रोफिकेशन क्या चीज़ होती है, बायो रेमिडेशन क्या चीज़ होती है, वेटलैंड, रामसर साइट्स, ये बेसिकली करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ से आते हैं रामसर साइट से, और ग्रासलैंड्स, ये तो स्टैटिक पोर्शन है आपका। तो ये सब चीज़ें अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, अगर आप इकोलॉजी वाला टॉपिक या इकोलॉजी वाला चैप्टर आप शुरू कर रहे हैं, तो ये आपकी चीज़ें जो हैं वो आपको क्लियर होनी चाहिए एग्ज़ाम में जाने से पहले। अगर आपने ये सब चीज़ें नहीं की हैं तो बिल्कुल आपको करनी है, इसके बिना आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल अधूरी है, ठीक है। ये टू द पॉइंट चीज़ें हैं जो आपको पता होनी ही होनी चाहिए, ठीक है। अब एमसीक्यूज पे आते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग, पहला क्वेश्चन अगर आप देखोगे यहाँ पे तो पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट इकोसिस्टम, ठीक है। पहला देखिए, इट कंप्राइजेज बोथ एबॉयटिक एंड बॉयटिक कंपोनेंट। अगर आपने इकोसिस्टम की डेफिनेशन देखी होगी तो उसमें इकोसिस्टम में होता क्या है कि आप किसी भी लिविंग बीइंग का, लिविंग ऑर्गेनिज्म का उसके एनवायरनमेंट के साथ आप रिलेशन पढ़ते हो इकोसिस्टम में, ठीक है। तो इसमें बॉयटिक और एबॉयटिक कंपोनेंट दोनों की बात होती है। इसमें बोला है नॉट करेक्ट मतलब जो गलत होगा उसको आपने देखना है। तो इट है, देखो ये चीज़ बिल्कुल सही है, हमें नॉट करेक्ट बताना है। प्रोडक्टिविटी इसकी होती है, इट इज़ ए नेचुरल रिसोर्स सिस्टम, बिल्कुल ठीक है। इट इज़ ए क्लोज सिस्टम, ये गलत है और यही आपका आंसर है, ये गलत है। बेसिकली आपका जो इको सिस्टम है दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ओपन सिस्टम, ओपन एंडेड सिस्टम होता है, ओपन एंडेड सिस्टम इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओपन सिस्टम।
ठीक है, यहाँ ऐसा नहीं है कि बेसिक बेसिक चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ तो हो जाएगी। एमसीक्यूज़ हैं जो पेपर में आ चुके हैं और जो आपके पेपर में आने के जिनके बिल्कुल पूरे पूरे चांसेस हैं, तो उसी तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, अब कुछ टर्म्स हैं जैसे यहाँ पे मैंने मिक्स करने की कोशिश की गई है कि सभी जो आपको ऐसा भी नहीं लगे कि ज़्यादा टफ है और ऐसा भी नहीं लगे कि बिल्कुल ही ईजी क्वेश्चन आ रखे हैं। द टर्म इकोसिस्टम इज़ क्वाइंड बाय, ये आपका सबसे फेवरेट है, ये आप सभी को पता होगा, दैट इज़ एजी टांसले। ठीक है, ये आपको आता होगा ये क्वेश्चन, इतना मैं प्रिज्यूम कर रहा हूँ कि आपने अगर पढ़ाई की होगी तो ये बेसिक चीज़ आपको आती होगी। नेक्स्ट कर लेते हैं, इसको क्या हो गया, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं दोस्तों। द नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट कैन बी सपोर्टेड बाय एनवायरनमेंट इन ए गिवन एरिया इज नोन एज द नंबर ऑफ ये डेफिनेशन किसकी है दोस्तों, ये कह रहा है कि नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन बी सपोर्टेड बाय द एनवायरनमेंट इन ए गिवन एरिया, ये कोई एरिया है, इसकी एक कैपेसिटी होती है, ये कितने ऑर्गेनिजम्स को सपोर्ट कर सकता है, ये बेसिकली डेफिनेशन होती है कैरिंग कैपेसिटी की। ठीक है, कैरिंग कैपेसिटी की ये बेसिक डेफिनेशन है दोस्तों। अब यहाँ पे आंसर तो आ गया आपका कैरिंग कैपेसिटी, लेकिन आपको दो चीज़ें यहाँ पे पता होनी चाहिए कि एक दोस्तों आपको कैरिंग कैपेसिटी क्या चीज़ होती है और इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या चीज़ होती है। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या चीज़ होती है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए डेफिनेशन ही दी है कैरिंग कैपेसिटी की, आपको डेफिनेशन दिया कि कोई भी एरिया है इसकी कितनी कैपेसिटी है ऑर्गेनिजम्स को कैरी करने की। ठीक है, तो वो आ गई कैरिंग कैपेसिटी। एक चीज़ है यहाँ पे इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का मतलब है चाहे किसी एक सिटी की बात कर लो, चाहे किसी पर्सन की बात कर लो, ठीक है, किसी पर्सन की बात कर लो, तो हर एक की एक रिक्वायरमेंट होती है कि उसके लिए उसको कितने एरिया की रिक्वायरमेंट होती है टू सस्टेन इंडेफिनेटली। ठीक है, टू सस्टेन इंडेफिनेटली उसके लिए टर्म इस्तेमाल की जाती है दोस्तों इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। अब इकोलॉजिकल फुटप्रिंट जो है इसका एक यूनिट होता है दोस्तों, उसका यूनिट है ग्लोबल हेक्टर्स पर पर्सन। इसका यूनिट क्या है, ग्लोबल हेक्टर्स पर पर्सन। ठीक है, अब यहाँ पे इससे रिलेटेड एक और चीज़ होती है दोस्तों यहाँ पे कि अर्थ ओवरशूट डे निकाला जाता है। अर्थ ओवरशूट डे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ये क्या होता है, ये होता है कैरिंग कैपेसिटी अपॉन इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी का मतलब यहाँ पे कि ये किसी पर्टिकुलर एरिया की बात अगर मैं करूँ, जैसे अगर मैं अर्थ की बात एज ए होल अगर मैं अर्थ की बात करूँ, तो कैरिंग कैपेसिटी का मतलब है कि ये साल भर में कितना रिसोर्सेज को जनरेट कर सकती है। ठीक है, कितना रिसोर्सेज को जनरेट कर सकती है। अब वहाँ पे कितने लोग रह रहे हैं, उनका कंजप्शन क्या है, वो अलग चीज़ है दोस्तों, लेकिन अर्थ की कितनी कैरिंग कैपेसिटी है वो डिपेंड करता है कि पूरे साल भर में उसकी जनरेशन पावर कितनी है, वो कितनी चीज़ें जो है वो जनरेट कर पाती है। ठीक है, अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, वो उसके लिए जो टर्म है दैट इज़ इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। अब अर्थ ओवरशूट डे जो है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है दोस्तों, कैरिंग कैपेसिटी अपॉन इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। कहने का मतलब है दोस्तों इकोलॉजिकल अर्थ ओवरशूट डे कहने का मतलब ये है कि देखिए अर्थ जितना भी पूरे साल में प्रोड्यूस करती है, पूरे साल में जितना भी वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगी, ठीक है, तो हम लोग ह्यूमंस हैं तो उसको क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं दोस्तों। तो अर्थ मान लीजिए पूरे साल भर में मान लीजिए कोई भी चीज़ 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन करती है और हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि हमें ये 100 यूनिट जो है ये मान लो अगस्त या सितंबर आते आते ही पूरा कंज्यूम कर लेते हैं। तो जिस दिन अर्थ का जितना प्रोडक्शन होगा वो उसको हम ओवरकम कर लेंगे, उस दिन होगा अर्थ का ओवरशूट डे। फॉर एग्जांपल इन 2000 अर्थ का ओवरशूट डे जो था वो सितंबर एंडिंग में आता था। कब आता था, सितंबर में। अगर मैं 2024 की बात करूं तो ये 1 अगस्त था, और 2025 की दोस्तों अगर मैं बात करूं तो ये जो है दैट इज़ 24 जुलाई। कहने का क्या मतलब है दोस्तों यहाँ पे
कि जितना भी अर्थ पूरे साल भर में प्रोड्यूस कर सकती थी, वो हम इंसान जो है वो इस साल 2025 की अगर मैं बात करूं तो वो 24 जुलाई आते आते हम पूरा कंज्यूम कर लेंगे। ठीक है, तो अगर आपको सस्टेन करना है इंडेफिनिटली तो ठीक है, इसका मतलब ये थोड़ी कि हम सस्टेन नहीं करेंगे, इसका मतलब हम फ्यूचर के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, रिसोर्सेज का यहाँ पे ओवर कंजम्पशन हो रहा है, इसका मतलब ये है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर टू की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2 मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। तो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम देखिए यहाँ पे फॉरेस्ट जो है वो नेचुरल है, ग्रास लैंड नेचुरल है, लेक भी नेचुरल है। तो आपका एग्जांपल आ गया राइस फील्ड। राइस फील्ड इज एन एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम देखिए, इस क्वेश्चन से आपको कुछ चीज़ें हैं जो आपको, जो पहला वाला क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, इससे आपको कुछ, अगर आपको ये समझ नहीं आया तो आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। एक आपको पढ़ना है कैरिंग कैपेसिटी क्या चीज़ होती है, दूसरा इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या चीज़ होती है, और तीसरा आपको ये अर्थ ओवरशूट डे क्या चीज़ होती है, ये आपको पता होना चाहिए। इससे रिलेटेड अगर आप थोड़ा और देख लोगे तो ज़्यादा बेटर होगा, वो है कंसेप्ट ऑफ अर्थ आर। अर्थ आर का क्या कंसेप्ट है, ये भी कंसेप्ट आप इसके साथ देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट इसके बाद वाली स्लाइड में देखिए क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डिस्क्राइब नॉट ओनली द फिजिकल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय ऑर्गेनिज्म बट आल्सो इट्स फंक्शनल रोल इन द कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो क्या क्या डेफिनेशन, क्या क्या यहाँ पे बात हो रही है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का फंक्शनल रोल की यहाँ बात हो रही है दोस्तों। तो ये फंक्शनल रोल जो है वो किस टर्म को डिफाइन करती है, वो डिफाइन करती है दोस्तों इकोलॉजिकल निश को। किसको डिफाइन करती है, इकोलॉजिकल निश को। अब मैं दोस्तों आपको कुछ टर्म्स यहाँ पे बताना चाहता हूँ। दो टर्म्स हैं, एक है दोस्तों इकोलॉजिकल निश, एक है इकोलॉजिकल निश, एक टर्म है दोस्तों इकोलॉजिकल हैबिटेट। इकोलॉजिकल हैबिटेट, ये दो टर्म्स हैं, इन दो टर्म्स को देख लेते हैं हमें यहाँ पे क्या होता है। ये इकोलॉजिकल हैबिटेट जो है दोस्तों, वो बेसिकली आप मान लो किसी भी पर्सन का या किसी भी ऑर्गेनिज्म का होम, मतलब वो उसके घर का एड्रेस बताता है कि वो एनवायरनमेंट में कहाँ पे रहता है। किसी भी ऑर्गेनिजम्स की जब हम बात करेंगे तो उसके इकोलॉजिकल हैबिटेट का मतलब उसके घर का एड्रेस। ठीक है, इकोलॉजिकल निश का मतलब है कि उसका फंक्शनल रोल क्या है, उस जिस फूड चेन में ये जिस भी फूड चेन में ये बैठता है, उस फूड चेन में इस किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्या फंक्शनल रोल है, क्या फंक्शनल रोल है, उसको कौन डिफाइन करता है दोस्तों, उसको डिफाइन करता है इकोलॉजिकल निश। अब देखिए दोस्तों क्या होता है कि किसी भी फूड चेन में, ठीक है, किसी भी स्पीशीज़ में इकोलॉजिकल निश जो है, इकोलॉजिकल निश में अगर मान लीजिए इकोलॉजिकल निश में एक से ज़्यादा बंदे होंगे तो क्या होगा वहाँ पे होगा या कंपटीशन। क्या होगा दोस्तों वहाँ पे कंपटीशन, एंड दिस कंपटीशन विल रिजल्ट इन डिस्प्लेसमेंट ऑफ अदर। ठीक है, तो यहाँ पे कंसेप्ट आता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का। ठीक है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि हर एक का रोल जो है वो किसी भी हैबिटेट में अलग अलग होगा। अगर किसी दो पर्सन का सेम रोल होगा तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे कंपटीशन होगी रिसोर्सेज के लिए। ठीक है, फिर उस रिसोर्सेज पे जब कंपटीशन होगा तो क्या होगा, या तो दूसरे बंदे को ख़त्म कर देगा या उसको वहाँ से डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इसमें आंसर है पहले वाले का इकोलॉजिकल निश। विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम कवर्स द लार्जेस्ट एरिया ऑफ अर्थ सरफेस। तो लार्जेस्ट एरिया ऑफ अर्थ सरफेस दोस्तों आपको पता है कि अर्थ का जो 70% हिस्सा जो है वो किसका है, वो है उसके ऊपर है वाटर। तो इकोसिस्टम के हिसाब से भी दोस्तों मैरीन इकोसिस्टम जो है वो दैट इज़ द लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ ऑल। ठीक है, दैट इज़ द लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ ऑल। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन काज ऑफ इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। मेन काज ऑफ इकोलॉजिकल इम्बैलेंस इन इंडिया। दोस्तों यहाँ पे टर्म्स हैं डिफॉरेस्टेशन, डेजर्टिफिकेशन, फ्लड्स एंड फेमाइन्स एंड रेनफॉल वेरिएशन। इसमें जो मेन काज है इकोलॉजिकल इम्बैलेंस का, इकोलॉजिकल ख़राब होने का दोस्तों, दैट इज़ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन की वजह से फिर उसके बाद होती है डेजर्टिफिकेशन। ठीक है, उसके बाद आते हैं फ्लड्स एंड फेमाइन्स। तो ये बाद की चीज़ें हैं, मेन काज जो है दैट इज़ डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, इसी से मिलता जुलता जो है वो
इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्ट दैट डिस्टर्ब्स द इकोलॉजिकल बैलेंस। अब इकोलॉजिकल मतलब पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन टर्म्स डिफरेंट इस्तेमाल की गई हैं। तो डिफॉरेस्टेशन के लिए एक और टर्म इस्तेमाल की जाती है, डिफॉरेस्टेशन के लिए एक अल्टरनेट टर्म इस्तेमाल की जाती है, वो टर्म है लंबरिंग। लंबरिंग, डिफॉरेस्टेशन बेसिकली क्या होता है, कटिंग ऑफ ट्रीज, कटिंग ऑफ ट्रीज, ठीक है, कटिंग ऑफ ट्रीज। लंबरिंग जो होता है ये भी कटिंग ऑफ ट्रीज होता है, लेकिन कमर्शियल पर्पज़ के लिए, लेकिन किसके लिए, कमर्शियल पर्पज़ के लिए, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन सारी की सारी कमर्शियल पर्पज़ के लिए नहीं की जाती है, वो आपके घर के उपयोग के लिए भी आप पेड़ काटते हो घर पे जो पहाड़ी लोग हैं, ठीक है। लेकिन लंबरिंग जो है वो भी डिफॉरेस्टेशन कटिंग ऑफ ट्रीज ही है, लेकिन दैट इज़ प्योरली बेस्ड ऑन दैट इज़ प्योरली फॉर कमर्शियल बेसिस, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, लंबरिंग। लंबरिंग जो है आप सिंपल सा वर्ड रखो कि ये डिफॉरेस्टेशन का दूसरा वर्ड है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, द हाईएस्ट ट्रॉपिक लेवल इन इकोसिस्टम इज ऑब्टेन्ड बाय। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको सीखने वाली हैं दोस्तों कि भाई कौन सी, ये जो आप अगर आप देखोगे यहाँ पे फूड चेन तो किस प्रकार से होती है दोस्तों, ये आपको सीखने वाली हैं, ट्रॉपिक लेवल सीखने वाले हैं आपको। तो 4 ट्रॉपिक लेवल्स बेसिकली हम मोस्टली 4 ट्रॉपिक लेवल्स की बात करते हैं। तो जो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है दोस्तों, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, इस पे दोस्तों आते हैं ऑटोट्रॉप्स। इस पे दोस्तों कौन आते हैं, ऑटोट्रॉप्स। इस पे ये नहीं, ऑटोट्रॉप्स आते हैं। एक मिनट दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल जो है यहाँ पे आते हैं प्रोड्यूसर्स, मतलब ऑटोट्रॉप्स कह लो या प्रोड्यूसर्स कह लो, एक ही बात है। तो यहाँ पे कौन आएंगे, प्रोड्यूसर्स, ठीक है। थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है पेन में, लेकिन आप एडजस्ट कीजिए। उसके बाद इसके ऊपर आता है सेकंड लेवल, सेकंड ट्रॉपिक लेवल। सेकंड ट्रॉपिक लेवल पे कौन आएगा, सेकंड ट्रॉपिक लेवल पे दोस्तों आएंगे प्राइमरी कंज्यूमर्स। प्राइमरी कंज्यूमर दोस्तों कौन होंगे, हर्बीवोर्स। यहाँ हर्बीवोर्स यहाँ पे दोस्तों, ये जो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे प्रोड्यूसर्स कहा मैंने, प्रोड्यूसर्स का मतलब है यहाँ पे ग्रीन प्लांट्स, ठीक है, ग्रीन प्लांट्स, ठीक है, एग्जाम्पल है ग्रीन प्लांट्स। तो उसके बाद फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल आया, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे कौन है, प्राइमरी कंज्यूमर्स दोस्तों। उसके बाद सेकंड ट्रॉपिक लेवल पे आएंगे प्राइमरी कंज्यूमर्स मतलब जो घास वगैरह खाते हैं वो आते हैं। जैसे आपकी गोट आ गई, ठीक है, तो वो किस में आ गया, हर्बीवोर्स आ गया फर्स्ट सेकंड ट्रॉपिक लेवल पे। सेकंड ट्रॉपिक लेवल के बाद दोस्तों यहाँ पे बात होगी थर्ड ट्रॉपिक लेवल की। और थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे दोस्तों यहाँ पे आते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स। कौन से आते हैं यहाँ पे, सेकेंडरी कंज्यूमर्स की एग्जांपल है यहाँ पे दोस्तों कार्निवोर्स। यहाँ पे कौन आते हैं, कार्निवोर्स। और इसके बाद जो लास्ट है दैट इज फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पे दोस्तों आते हैं आपके टर्शियरी कंज्यूमर्स। कौन से आते हैं, टर्शियरी कंज्यूमर्स। और यहाँ पे आते हैं आपके ओमनीवोर्स। इनको कहा जाता है दोस्तों ओमनीवोर्स, ठीक है, ठीक है, दैट इज फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। अब दोस्तों ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मैं जस्ट एमसीक्यू के लिए आपको आइडिया बता रहा हूँ कि आपको पढ़ना किस तरीके से होता है, क्वेश्चन पेपर में आता क्या है। सिर्फ वहाँ पे आपको ये बेसिक चीज़ें पढ़ के क्वेश्चन पेपर में नहीं आती हैं, ठीक है। पता चला नॉर्मल रीडिंग कर ली, जो आप पढ़ते हो वो पढ़ना इस प्रकार से है कि आपका पेपर हो जाए। तो मैंने क्या कहा आपसे कि जो फर्स्ट टॉपिक लेवल है दोस्तों, यहाँ पे होते हैं, यहाँ पे आपके आते हैं प्रोड्यूसर्स, ऑटोट्रॉप जिसको हम कहते हैं प्रोड्यूसर्स, ठीक है। प्रोड्यूसर्स का मतलब यहाँ पे फर्स्ट लेवल पे ग्रीन प्लांट्स, ग्रासेस वगैरह ये सब चीज़ें आती हैं। सेकंड ट्रॉपिक लेवल पे दोस्तों आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स का मतलब हर्बीवोर्स मतलब जो घास वगैरह खाते हैं। थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे दोस्तों आते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स मतलब जो कार्निवोर्स होंगे। कार्निवोर्स जो होंगे वही तो यहाँ पे जो हर्बीवोर्स होंगे उनको खाएंगे। मतलब जैसे मान लो अगर यहाँ पे गोट है तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, टाइगर आएगा, ठीक है। जस्ट एग्जांपल की बात कर रहा हूँ। फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पे टर्शियरी कंज्यूमर्स आएंगे। यहाँ पे ओमनीवोर्स होते हैं, जो कार्निवोर्स भी होते हैं और हर्बीवोर्स भी होते हैं। जैसे ह्यूमन, जैसे मैन है, जो बंदा है वो कहाँ पे आएगा, वो आएगा फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पे, क्योंकि हम गोट को भी खाते हैं और हर्बीवोर्स ये भी होते हैं, हम हर्बीवोर्स भी वगैरह भी होते हैं हम, ठीक है। तो दोस्तों ये सब चीज़ें नहीं थी यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया था द हाईएस्ट ट्रॉपिक लेवल इन एन इकोसिस्टम इज ऑब्टेन्ड बाय
इज़ ऑब्टेन्ड बाय ओमनीवोर्स। तो मैंने आपको बता दिया कि चाहे फर्स्ट टॉपिक लेवल की बात आए, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, किसी की भी पूछे वो तो आपको आना चाहिए करना क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ज़रा दोस्तों, विच वन ऑफ द following organism is likely to show the highest concentration of DDT once it has been introduced in the ecosystem। तो यहाँ पे दोस्तों ये कह रहा है कि इसमें से अगर DDT की एंट्री अगर मैं किसी भी फूड चेन में डाल दूँ, किसी भी फूड चेन में अगर इसकी एंट्री होती है DDT की, तो इनमें से सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन DDT की किस में पाई जाएगी। दोस्तों यहाँ पे आपका एक कंसेप्ट आता है बायो एक्यूमुलेशन का, बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन का। तो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी चीज़ का उपयोग किस प्रकार से करना है, वो यहाँ पे देखना है। तो जो भी पोलूटेंट होता है ना, जब वो कोई भी पोलूटेंट जब किसी फूड चेन में एंट्री करता है फर्स्ट टॉपिक लेवल से, फिर सेकंड पे, फिर थर्ड पे, फोर्थ पे, तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी कंसंट्रेशन बढ़ती है। क्या है, बढ़ती है। मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, पोलूटेंट की बात कर रहा हूँ, ध्यान से देखना है यहाँ पे। एनर्जी की बात नहीं करता हूँ मैं, एनर्जी ट्रांसफर जो है वो डिक्रीज होती है, लेकिन पोलूटेंट की कंसंट्रेशन जो है वो जैसे जैसे हम फूड चेन में ऊपर की ओर जाएंगे तो उसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी। इसको कहते हैं बायो मैग्निफिकेशन। इसको क्या कहते हैं दोस्तों, बायो मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखोगे दोस्तों पहले, तो आप देखो ज़रा यहाँ पे जो ग्रास ऊपर ये किस लेवल पे आता है दोस्तों, ये आपका प्राइमरी कंज्यूमर है, ठीक है। कैटल ये भी आपका प्राइमरी कंज्यूमर है दोस्तों। ये जो स्नेक है दोस्तों, ये सबसे हाईएस्ट लेवल में पाया जाता है इनके कंपैरिजन में यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो आपका ये जो मैं क्या कह रहा था आपको कि जो ग्रास ऊपर है आपका, वो आ गया आपका प्राइमरी कंज्यूमर। क्या आ गया आपका, प्राइमरी कंज्यूमर आ गया आपका। जो कैटल है ये भी प्राइमरी कंज्यूमर की लिस्ट में आता है। जो आपका टोड ये आता है बेसिकली सेकेंडरी कंज्यूमर की लिस्ट में। सेकेंडरी ये बेसिकली स्मॉल इंसेक्ट्स वगैरह को खाते हैं, ठीक है। तो ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स की चेन में आते हैं। इसमें सिर्फ एक स्नेक ऐसी चीज़ है जो टर्शियरी कंज्यूमर आता है। यहाँ पे किस पे आता है ये टर्शियरी कंज्यूमर की लिस्ट में आता है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, स्नेक। तो इसमें हाईएस्ट कंसंट्रेशन होगी। आप देखो दोस्तों, मैंने क्या कहा था आपसे कि जैसे जैसे आप फूड चेन में ऊपर जाओगे, ठीक है, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो इस फोर्थ लेवल पे सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी। किसकी, पोलूटेंट की। किसकी कंसंट्रेशन होगी ज़्यादा, पोलूटेंट की। तो DDT क्या है, पोलूटेंट है किसी भी फूड चेन में, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है द अमाउंट ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर इन इकोसिस्टम, ये इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है दोस्तों। इसके लिए एक 10% लॉ क्या है दोस्तों, एक 10% लॉ है दोस्तों। 10% लॉ जो दिया था लिंडमैन ने, रेमंड लिंडमैन इसका पूरा नाम है, रेमंड लिंडमैन, ठीक है। इसने दिया था ये 10% लॉ। ये क्या कहता है कि हर एक ट्रॉपिक लेवल से जब एनर्जी ट्रांसफ़र होगी, पहले इधर से यहाँ, तो सिर्फ 10% एनर्जी ही ट्रांसफ़र होगी। बाकी जो होगी दैट विल बी लॉस्ट ड्यूरिंग ट्रांसफ़र, ठीक है। सिर्फ 10% ही यहाँ से यहाँ पहुँचेगी, ठीक है, सिर्फ 10% पहुँचेगी। तो यहाँ से जैसे जैसे ट्रॉपिक लेवल बढ़ते जाएंगे तो वैसे वैसे दोस्तों जो आपका एनर्जी लेवल है वो डिक्रीज़ होगा, ठीक है। एनर्जी ट्रांसफ़र जो होगा वो क्या होगा दोस्तों, डिक्रीज। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, डिक्रीज। द अमाउंट ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द ट्रांसफ़र फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर इन एन इकोसिस्टम डिक्रीजेस। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज इज नॉट इको फ्रेंडली। तो इसमें देखिए बबूल, इक्वलिप्टस, नीम और पीपल। तो एक ही आंसर है इसका, इक्वलिप्टस। इसे कहा जाता है दोस्तों एनिमी ऑफ एनवायरनमेंट। इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, एनिमी ऑफ एनवायरनमेंट। अब आपको ये पता होना चाहिए कि इसको एनिमी ऑफ एनवायरनमेंट क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा वाटर एब्जॉर्प्शन करता है। वाटर एब्जॉर्प्शन इसकी हाई है। वाटर एब्जॉर्प्शन क्या है दोस्तों, इसकी हाई, ठीक है।
वाटर एब्जॉर्प्शन, ये ऐसा प्लांट है जिसकी वाटर एब्जॉर्प्शन हाई है। अब जिस एरिया में इक्विलिप्टस होंगे उस एरिया में जो वाटर का लेवल होगा वो क्या करेगा, डिक्रीज़ हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि ये सारा पानी खींच लेते हैं। ठीक है, मोस्टली ये जो इक्विलिप्टस प्लांट है ये कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में। इसलिए इसको एविल ऑफ एनवायरनमेंट या एनिमी ऑफ एनवायरनमेंट कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इसकी वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी जो है वो क्या है, ज़्यादा है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, द एग्जाम्पल ऑफ लेंटिक हैबिटेट। अब देखिए दोस्तों, दो तरीके की चीज़ें होती हैं, एक होता है, ठीक है, लेंटिक हैबिटेट, लेंटिक हैबिटेट कह लो या लेंटिक इकोसिस्टम कह लो। यहाँ पे मैं लेंटिक इकोसिस्टम की बात कर लेता हूँ, लेंटिक इकोसिस्टम, और एक होता है लोटिक इकोसिस्टम, लोटिक इकोसिस्टम। अब देखिए दोस्तों, इसमें और दोनों में क्या डिफरेंस है। जो लेंटिक इकोसिस्टम है इट इज़ एसोसिएटेड विद स्टैटिक वाटर, इट इज़ एसोसिएटेड विद स्टैटिक वाटर। और जो लोटिक इकोसिस्टम है इट इज़ एसोसिएटेड विद फ्री फ्लोइंग वाटर, फ्री फ्लोइंग वाटर, फ्री फ्लोइंग वाटर। अब फ्री फ्लोइंग वाटर जैसे रिवर, एग्जाम्पल इसका है रिवर। ये जो स्टैटिक वाटर है इसका एग्जाम्पल है पॉन्ड्स, स्वैम्प्स, ठीक है, मार्शी एरियाज़, ठीक है, ये सब चीज़ें इसकी एग्जांपल हैं। अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि लेंटिक इकोसिस्टम, लेंटिक हैबिटेट या लेंटिक इकोसिस्टम की एग्जांपल क्या है, तो इसकी एग्जांपल क्या है, पॉन्ड्स एंड स्वैम्प्स, पॉन्ड्स एंड स्वैम्प, क्योंकि ये इट इज़ एसोसिएटेड विद स्टैटिक वाटर, इट इज़ एसोसिएटेड विद स्टैटिक वाटर। ठीक है, तो इसकी एग्जाम्पल क्या आएगी, पॉन्ड्स एंड स्वैम्प्स। ठीक है, दूसरा देख, अब यहाँ पे जैसे ये वाटरफॉल्स एंड रिवर्स है, ये लोटिक इकोसिस्टम में आएंगे। ठीक है, पॉन्ड्स तो आएगा यहाँ पे, लेकिन रिवर्स किस में आएगा, यहाँ पे लोटिक इकोसिस्टम में। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना। तो आपको ये थोड़ा सा डेफिनेशन पढ़नी है कि ये लेंटिक और लोटिक होता क्या है, लेंटिक और लोटिक होता है क्या, बिल्कुल बेसिक चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, द ट्रांजिशनल जोन बिटवीन टू डिफरेंट कम्युनिटीज इज नोन एज, ये आप सभी को पता होगा कि ये एक इकोसिस्टम और दूसरे इकोसिस्टम के बीच में ये जो ट्रांजिशन होता है दोस्तों, इसे कहा जाता है इकोटोन। इसे क्या कहा जाता है, इकोटोन। जब हम बायोडाइवर्सिटी के ऊपर क्वेश्चन आएंगे तो इकोटोन में बायोडाइवर्सिटी रिच होता है ये एरिया, ये जो एरिया होता है इसमें बायोडाइवर्सिटी हाई होती है दोस्तों। तो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है मेरी वीडियोस देखने में, तो आप प्लीज़ वीडियो को ज़ीरो, अगर मान लीजिए अगर आपको लग रहा है कि मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ तो यूट्यूब जो है वो आपको स्लो करने का भी एक क्राइटेरिया देती है। तो आप मेरी वीडियो को 0.9 या 0.75 जैसे भी आप देख सकते हैं वैसे देख सकते हो। और जिन लोगों को लगता है कि मैं स्लो पढ़ाता हूँ वो मेरी वीडियोज़ को 1.5 या 1.25x पे भी देख सकते हैं दोस्तों। तो बीच में मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि मेरे क्वेश्चंस रेलिवेंट हैं टू द एग्ज़ाम, तो प्लीज़ इनको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम। तो इसमें सबसे स्टेबल इकोसिस्टम जो है वो है ओशन इकोसिस्टम। कौन सा दोस्तों, ओशन इकोसिस्टम। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंथ्रोपोजेनिक बायोम, एंथ्रोपोजेनिक बायोम। अब इसमें देखिए एंथ्रोपोजेनिक का मतलब होता है ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़ जिसमें इन्वॉल्व हों। ठीक है, एंथ्रोपोजेनिक का मतलब क्या होता है, जिसमें ह्यूमन एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व हों। तो इसमें देखिए फ्रेश वाटर में ह्यूमन एक्टिविटीज़ का कोई लेना देना नहीं है, ग्रास लैंड भी नेचुरली होते हैं, रेन फॉरेस्ट भी नेचुरली होते हैं। तो आपका आंसर आ जाएगा क्रॉप लैंड। क्या आंसर आ जाएगा दोस्तों, क्रॉप लैंड। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे द साइकिलिंग ऑफ एलिमेंट्स इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड केमिकल साइकिल्स, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, जियोलॉजिकल साइकिल्स या जियोकेमिकल साइकिल्स। दोस्तों जो आपने अगर थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा होगा तो जैसे ये कार्बन साइकिल आप पढ़ते हो, कार्बन साइकिल पढ़ते हो, फास्फोरस साइकिल आप पढ़ते हो, ठीक है, फास्फोरस साइकिल पढ़ते हो, नाइट्रोजन का साइकिल आप पढ़ते हो दोस्तों। ये सारे साइकिल जो होते हैं इन्हें कहा जाता है बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। क्या कहा जाता है दोस्तों इनको, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू इकोलॉजिकल बैलेंस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, अरे यार कौन हॉर्न में क्वेश्चन है दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू इकोलॉजिकल बैलेंस। देखिए यहाँ पे वाटर मैनेजमेंट का इकोलॉजिकल बैलेंस से लेना देना है, बिल्कुल लेना देना है। अरे जैसे बढ़ा रहा हूँ वैसे हॉर्न।
देखिए यहाँ पे वाटर मैनेजमेंट जो है बिल्कुल इकोलॉजिकल बैलेंस से इसका लेना देना है, एफॉरेस्टेशन भी इकोलॉजिकल से लेना देना है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन भी लेना देना है, इकोलॉजिकल बैलेंस है। यहाँ पे इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट का कोई लेना देना जो है वो डायरेक्टली लेना देना नहीं है, इकोलॉजिकल बैलेंस है दोस्तों, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक स्लोगन है, इकोलॉजी इज ए परमानेंट इकोनॉमी। इकोलॉजी इज ए परमानेंट इकोनॉमी, ये एक स्लोगन दिया गया था, आपको बताना है इसमें से ये किस मूवमेंट के दौरान ये दिया गया था कि इकोलॉजी इज ए परमानेंट इकोनॉमी। ये स्लोगन दिया गया था दोस्तों चिपको मूवमेंट के दौरान। तो दोस्तों अभी आपको क्या है कि आपको थोड़ा बहुत पढ़ना है ये चिपको मूवमेंट के बारे में। दोस्तों चिपको मूवमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये 1970s की एक मूवमेंट है, ठीक है, 1970s की एक मूवमेंट है। किससे रिलेटेड है, टू प्रोटेक्ट प्लांट्स, ठीक है, प्लांट्स की डिफॉरेस्टेशन से रिलेटेड, प्लांट्स को काटा जा रहा था दोस्तों, उन प्लांट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक मूवमेंट चलाई गई थी उत्तराखंड में दोस्तों, उत्तराखंड में गढ़वाल रीजन ऑफ उत्तराखंड, ठीक है। तो ये मूवमेंट जो है इट वाज मोस्टली लेड बाय वुमेन्स, ठीक है। इसमें जो एक फेमस नाम है वो है गोरा देवी। एक और फेमस नाम जो है इसमें वो है सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है दोस्तों। तो इसके बारे में आप थोड़ा डिटेल में पढ़ सकते हो कि ये चिपको मूवमेंट जो थी वो प्लांट कंजर्वेशन से रिलेटेड थी। किससे रिलेटेड थी, ये प्लांट कंजर्वेशन से रिलेटेड। और इसमें एक स्लोगन दिया गया था, इकोलॉजी इज ए परमानेंट इकोनॉमी, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, तो चिपको मूवमेंट जो है इट इज़ रिलेटेड टू प्लांट कंजर्वेशन, मैं आपको अभी बता चुका हूँ, इट इज़ रिलेटेड टू प्लांट कंजर्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू इकोसिस्टम। द टर्म इकोसिस्टम वाज फर्स्ट क्वाइंड बाय A.G. टांसले। बिल्कुल अभी हमने देखा, पहला ही क्वेश्चन था ये मेरे ख्याल से, या दूसरा क्वेश्चन था। दोज ऑर्गेनिज्म विच प्रोड्यूस देयर फूड देमसेल्व्स आर टर्म्ड ऑटोट्रॉफ्स। बिल्कुल जो खाना खुद से बनाते हैं उनको क्या कहा जाता है, ऑटोट्रॉफ्स। बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है। कंज्यूमर्स कंज्यूम देयर फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ऐसा कुछ नहीं है, फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस थ्रू विच ऑटोट्रॉफ्स प्रिपेयर देयर फूड, ठीक है। तो ये गलत है दोस्तों। डिकम्पोजर्स कन्वर्ट इनऑर्गेनिक मैटर इनटू ऑर्गेनिक मैटर। दोस्तों ऐसा नहीं है, जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर काम करते हैं और उनको ऐसे कंपाउंड्स में कन्वर्ट करते हैं जो बाद में प्रोड्यूसर जो है वो यूज़ करते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या आएगा, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इकोसिस्टम इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों बात हो रही है प्रोडक्टिविटी की, ठीक है, मतलब पर यूनिट में प्रोडक्टिविटी की बात हो रही है यहाँ पे कि पर यूनिट में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किसकी है। सबसे बड़ा अगर यहाँ पे इकोसिस्टम की बात की जाए तो वो है मेरीन इकोसिस्टम, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्टिविटी की बात हो रही है दोस्तों कि पर यूनिट में सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी किसकी होगी दोस्तों। तो उसके लिए है आपका मैनग्रूव्स। ये आप याद रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मैनग्रूव्स के बाद आते हैं ग्रासलैंड्स और ग्रासलैंड्स के बाद आते हैं लेक्स, और लेक्स के बाद दोस्तों आते हैं ओशन। दिस इज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रोडक्टिविटी, ठीक है। सबसे ज़्यादा मैनग्रूव्स के बाद ग्रासलैंड्स के बाद लेक्स के बाद ओशन में। तो दोस्तों ऑप्शन सी इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, कंसर्निंग फूड चेन इन इकोसिस्टम कंसिडर द फॉलोइंग। फूड चेन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन ये पूछ रहा है। ए फूड चेन इलस्ट्रेट द ऑर्डर इन विच ए चेन ऑफ ऑर्गेनिज्म फीड्स अपॉन ईच अदर। बिल्कुल सही कह रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बिल्कुल सही है, ठीक है। फूड चेन में यही तो बताते हैं कि कौन किसके ऊपर फीड कर रहा है, यही तो है ना फूड चेन में, कि एनर्जी कैसे ट्रांसफर हो रही है। फूड चेन आर फाउंड विद इन द पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज। दोस्तों ऐसा नहीं है, ये गलत एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इसके लिए आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि ये फूड चेन की डेफिनेशन क्या है। फूड चेन की डेफिनेशन दोस्तों आपको पता करनी है कि फूड चेन की डेफिनेशन क्या है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ए फूड चेन इलस्ट्रेट द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म विच इज ईटन बाय। नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म नहीं बताते हैं, ठीक है, कि कितने खाए ये थोड़ी बताएगा, किस ऑर्गेनिज्म को कौन खाएगा ये बताया जाता है फूड चेन में। नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म दोस्तों ये भी गलत है, इसका मतलब स्टेटमेंट 1 खाली आंसर आएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब नेक्स्ट टर्म है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग
यूज़ द टर्म डीप इकोलॉजी। अब देखिए यहाँ पे डीप इकोलॉजी का टर्म इस्तेमाल किसने किया था? सबसे पहले ये किया था अर्नस्ट नैश ने। किसने यूज़ किया था? अर्नस्ट नैश ने। तो आपको दोस्तों ये बताना है कि भाई ये डीप इकोलॉजी जो है वो होता क्या है, डीप इकोलॉजी क्या होता क्या है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क है कि ये डीप इकोलॉजी होती क्या चीज़ है। इतना मैं आपको बता दूं, इट इज़ रिलेटेड टू द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ नेचर, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ नेचर। ठीक है, डीप इकोलॉजी आप थोड़ा डिटेल में इसके बारे में पढ़ सकते हैं। द कंसेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल निश, द कंसेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल निश जो है इट वाज गिवन बाय, तो ये इकोलॉजिकल निश का कंसेप्ट जो था वो दिया था दोस्तों ग्रिमेल ने। किसने दिया था दोस्तों? ग्रिमेल ने। ठीक है, आप इसको चेक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का मैं आपको बता चुका हूं पहले कि इसका यूनिट जो होता है वो होता है ग्लोबल हेक्टर्स पर पर्सन, ग्लोबल हेक्टर पर पर्सन। ठीक है, ग्लोबल हेक्टर्स पर पर्सन इसका आंसर होता है दोस्तों, यूनिट होता है, वही इसका आंसर आ जाएगा। द मिनिमम एरिया ऑफ लैंड रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली सस्टेन द लाइफ ऑफ ए पर्सन इज कॉल्ड। अब यही दोस्तों डेफिनेशन है किसकी? इकोलॉजिकल फुटप्रिंट की। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको पहले बताया था एक कैरिंग कैपेसिटी और दूसरा मैंने टर्म इस्तेमाल की थी दोस्तों कैरिंग कैपेसिटी के साथ इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, तो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट की डेफिनेशन क्या आ गई दोस्तों? द मिनिमम एरिया ऑफ लैंड रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली सस्टेन द लाइफ ऑफ ए पर्सन। ठीक है, एक पर्सन को अगर सस्टेन करना है, ठीक है, इनडेफिनेटली, तो उसके लिए कुछ एरिया की रिक्वायरमेंट होगी कि मिनिमम एरिया इतना एरिया चाहिए, तो वो कितनी है, वो कितनी होनी चाहिए, उसको कौन बताता है? इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। कितना कौन बताता है? इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जितनी पॉपुलेशन इंडिया की है ना, जितनी पॉपुलेशन इंडिया की है, इंडिया की पॉपुलेशन के हिसाब से हमारा फुटप्रिंट जो है, फुटप्रिंट वो होना चाहिए अराउंड 1.15। एक मिनट चेक करता हूँ मैं। बिल्कुल सही, ये दिस इज़ 1.15 या 1.16 के आसपास है दोस्तों ये। लेकिन कैरिंग कैपेसिटी जो इंडिया की है, कैरिंग कैपेसिटी मतलब इंडिया की जितनी टोटल लैंड है उसकी कैरिंग कैपेसिटी है दोस्तों 0.45 गीगा हेक्टर्स पर पर्सन। ठीक है, अब फुटप्रिंट कितना है हमारा? फुटप्रिंट पर पर्सन, फुटप्रिंट हमारा है 1.16 और कैरिंग कैपेसिटी हमारी भारत की कितनी है? 0.45, मतलब अपने से डबल। ठीक है, हमारा जो फुटप्रिंट है वो हमसे कितना है? जितनी कैरिंग कैपेसिटी इंडिया की है उससे ज़्यादा एरिया चाहिए हमको यहाँ पे। ठीक है, इसका ये मतलब है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, रीड द लिस्ट ऑफ इकोलॉजिकल कंसर्न्स एंड द ईयर इन विच एक्ट्स आर एग्जीक्यूटेड। ठीक है, ये आपको बताना है। देखो यहाँ पे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है दोस्तों, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट यह आया दोस्तों 1972 में। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है दोस्तों ये आया है दोस्तों 1986 में, आपको पता होना चाहिए। ये SC/ST द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स, जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है दोस्तों ये आया है दोस्तों 2006 में। कब आया है? 2006 में। और ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो है ये 1980s का है, 1980s का है दोस्तों। तो उस तरीके से आप देख लेना कि किसका क्या आएगा, मैंने डायरेक्टली आपको आंसर बता दिया है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, यहाँ पे मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट डिस्क्राइब द फॉलोइंग मेजर कैटेगरीज ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज। देखिए यहाँ पे थोड़ा बहुत इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे 2010 की अगर मैं बात करूँ तो ये थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ मैं आपको कि एक वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट आई थी, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2010। इसके अंदर क्या बताया गया था? ये जो मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट रिपोर्ट जो थी, इसके अंदर असेसमेंट जो थी, इसमें इन्होंने क्या किया था? इन्होंने 5 मेजर सर्विसेज की बात की थी यहाँ पे कि इकोसिस्टम में 5 मेजर सर्विसेज हैं। इकोसिस्टम सर्विसेज की बात कर रहा है यहाँ पे। तो कौन कौन सी सर्विसेज थी दोस्तों? एक थी प्रोविजनिंग सर्विसेज, दूसरा था दोस्तों रेगुलेटिंग सर्विसेज, और तीसरा था दोस्तों सपोर्टिंग
सर्विसेज, और चौथा था दोस्तों कल्चरल सर्विसेज, और पांचवा था दोस्तों प्रिजर्विंग सर्विसेज था दोस्तों। ऐसे क्वेश्चंस कम आते हैं, लेकिन एज इट इज़ क्वेश्चन ये आ सकते हैं, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि किस सर्विस के अंदर ये 5 सर्विसेज थी। हो सकता है क्वेश्चन में यही पूछा जाए कि ये जो मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट रिपोर्ट है, इसमें से कौन सी सर्विस की बात नहीं की गई है। हालांकि यहाँ पे इसने एग्जाम्पल पूछी है कि ये जो एग्जाम्पल है क्या कि प्रोविजनिंग सपोर्टिंग, ये इसने बताया था यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए सपोर्टिंग सर्विस। तो इसमें से सपोर्टिंग सर्विस कौन सी है दोस्तों, ये थी न्यूट्रिएंट साइक्लिंग एंड क्रॉप पॉलिनेशन। अगर मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल्स बताऊँ, जैसे प्रोविजनिंग सर्विसेज की एग्जांपल मैं बताऊँ, प्रोविजनिंग सर्विसेज दैट इज प्रोडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर, उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे बताऊँ रेगुलेटिंग सर्विसेज की एग्जांपल, तो रेगुलेटिंग सर्विसेज की जो एग्जांपल है दैट इज कंट्रोल ऑफ क्लाइमेट एंड डिजीज, उसके बाद में जैसे क्वेश्चन यहाँ पे आंसर भी है, सपोर्टिंग सर्विसेज में आता है आपका न्यूट्रिएंट साइकिलिंग एंड क्रॉप पॉलिनेशन। उसी तरीके से जो लास्ट है प्रिजर्विंग सर्विसेज आपकी, तो जो प्रिजर्विंग सर्विसेज है उसमें है मेंटेनेंस ऑफ डाइवर्सिटी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप दोस्तों कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फूड चेन। तो दोस्तों इसमें क्या आएगा, डायटम्स, क्रकेशंस और हेरिंग्स। ये जो आपके डायटम्स होते हैं दोस्तों, ठीक है, ये बेसिकली एक्वेटिक प्लांट्स हो, फाइटोप्लैंक्टन जैसे होते हैं, ठीक है, एक्वेटिक फाइटोप्लैंक्टन जैसे होते हैं, ठीक है। ये दे फॉर्म द बेस ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम, एक्वेटिक फूड चेन का उसका बेस है ये, ठीक है, डायटम्स। फिर उसके बाद आते हैं क्रस्टेशियंस, ठीक है, क्रस्टेशियन जैसे आपके जू प्लैंक्टन्स वगैरह हो गए, ठीक है, ये इनके ऊपर फीड करते हैं, डायटम्स को खाते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स हो गए ये आपके क्रस्टेशियंस के आगे आपके प्राइमरी कंज्यूमर्स। फिर इनको खाती हैं हेरिंग्स बेसिकली क्या होता है दोस्तों, ये फिशेज होती हैं, दे आर फिश, तो ये दे कंज्यूम ऑन क्रकेशंस, ठीक है। तो कौन सा करेक्ट सीक्वेंस है यहाँ पे फूड चेन का दोस्तों, ऑप्शन ए इज द करेक्ट सीक्वेंस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट बायोनॉमिक्स, ठीक है। बायोनॉमिक्स क्या होता है, जैसे अभी हमने कहा था बायो इकोनॉमिक्स, ये वही टर्म है बायोनॉमिक्स, ये 2 बार क्वेश्चन आ चुका है पेपर में। देखिए यहाँ पे बायोनॉमिक्स में मैंने आपको बोला था कि ये दिस इज टर्म रिलेटेड टू इकोलॉजी, जहाँ पे हम इंट्रिंसिक वैल्यू की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ नेचर या फिर एनवायरनमेंट, इसकी बात करते हैं यहाँ पे। क्या ये मैनेजमेंट ऑफ लाइफ से रिलेटेड है, नहीं है। कि इट इज़ सिनोनिमस विद इकोलॉजी, बिल्कुल सही चीज़ है। इट स्ट्रेसेस द वैल्यू ऑफ नेचुरल सिस्टम दैट इन्फ्लुएंसेस ह्यूमन सिस्टम, बिल्कुल सही बात है ये। इसका मतलब यहाँ पे ऑप्शन आना चाहिए 2 एंड 3 दोस्तों, तो 2 एंड 3 इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पे बताया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डेंसिटी ग्रेडियंट ऑफ द वाटर सिस्टम। तो क्या है यहाँ पे ऑप्शंस, इकोक्लाइन, हेलोक्लाइन, पिक्नोक्लाइन और थर्मोक्लाइन। तो डेंसिटी ग्रेडियंट जो होता है दोस्तों वो होता है पिक्नोक्लाइन। क्या होता है दोस्तों, पिक्नोक्लाइन। तो जो आपका पिक्नोक्लाइन है ये बेसिकली आपको बताता है वाटर में डेंसिटी ग्रेडियंट की बात करता है वाटर में ये, ठीक है, डेंसिटी ग्रेडियंट। उसी तरीके से दोस्तों जो आपका ये हेलोक्लाइन है, हेलोक्लाइन ये बेसिकली आपको बताता है सैलिनिटी ग्रेडियंट, साल्ट का ग्रेडियंट बताता है। ग्रेडियंट का मतलब होता है कि डिस्टेंस के साथ जो वैल्यू कम होती है या चेंज होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं ग्रेडियंट, ठीक है, सैलिनिटी ग्रेडियंट। उसके बाद आपका थर्मोक्लाइन जो है दैट इज रिलेटेड टू टेम्परेचर ग्रेडियंट। ये इकोक्लाइन जो है वो बेसिकली एक जनरल टर्म दी है, जब हम एक इकोसिस्टम से दूसरे इकोसिस्टम में जाते हैं तो चीज़ें जो इंडिकेटर्स हैं आपके एनवायरनमेंट इंडिकेटर्स, वो किस तरीके से चेंज होते हैं, वो आते हैं किसके अंदर, इकोक्लाइन के अंदर। तो आपको यहाँ पे देखना है, तो डेंसिटी ग्रेडियंट जो है वो आपका पिकोक्लाइन है, तो आंसर आ जाएगा आपका पिक्नोक्लाइन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी
Marine upwelling zones are important as they increase the productivity by bringing the decomposer microorganisms to the surface, nutrient to the surface या bottom dwelling organism to the surface। दोस्तों इसमें जो आपको पता होना चाहिए कि मेरीन अपवेलिंग दोस्तों होती क्या है। मेरीन अपवेलिंग दोस्तों होती क्या है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। देखिए दोस्तों यहाँ पे आंसर है इट ब्रिंग्स, मेरीन अपवेलिंग का मतलब है कि जितने भी, देखो ऊपर है हॉट वाटर, नीचे आपका है कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर, ये जो पानी जब ऊपर आएगा इसे कहते हैं मेरीन अपवेलिंग। इट ब्रिंग्स, ये ऐसा होता क्यों है, इट ब्रिंग्स न्यूट्रिएंट टू द सरफेस, इट ब्रिंग न्यूट्रिएंट्स टू द सरफेस, न्यूट्रिएंट्स टू द सरफेस, ठीक है। जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो उसको मेरीन अपवेलिंग से कहाँ पे लाया जाता है, सरफेस पे लाया जाता है। तो आंसर इज 2 ओनली, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कंसिडर इको सेंसिटिव जोन्स, इको सेंसिटिव जोन्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। Eco sensitive zones are declared under Wildlife Protection Act 1972. The purpose of declaring eco sensitive zone is to prohibit all human activities except agriculture। ठीक है, तो आपको बताना है इसमें से कौन सी चीज़ जो है वो सही है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे जो इको सेंसिटिव जोन्स हैं आपके, ये जो इको सेंसिटिव जोन्स होते हैं दोस्तों, इको सेंसिटिव जोन्स, इनको डिफाइन किया जाता है, दीज आर मेंशन अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नहीं, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, दे कम अंडर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ठीक है, ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर नहीं आते हैं। इको सेंसिटिव जोन्स कम अंडर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो ये पहला वाला गलत हो गया दोस्तों। बेसिक एम क्या होता है इको सेंसिटिव जोन्स का दोस्तों, इनका बेसिक एम होता है दोस्तों टू रेगुलेट सर्टेन एक्टिविटीज़ अराउंड नेशनल पार्क्स या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ठीक है, तो ये इसका एम क्या है, रेगुलेशन ऑफ सर्टेन एक्टिविटीज़, रेगुलेशन ऑफ सर्टेन एक्टिविटीज़ अराउंड नेशनल पार्क या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ठीक है, अब दोस्तों इसमें क्या क्या एक्टिविटीज़, अब इसमें एक्टिविटीज़ को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। कुछ एक्टिविटीज़ जो हैं वो प्रोहिबिटेड हैं, कुछ एक्टिविटीज़ दोस्तों वो रेगुलेटेड हैं। रेगुलेटेड का मतलब होता है कि किस तरीके से आपको बताया गया पहले से होगा कि ये चीज़ ऐसे करनी है। ठीक है, प्रोहिबिट का मतलब ये चीज़ करनी ही नहीं है। और तीसरी चीज़ होगी यहाँ पे परमिटेड, तीसरी चीज़ क्या होगी दोस्तों, परमिटेड। तो कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं। ये कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में देखो, द पर्पज ऑफ डिक्लेयरिंग इको सेंसिटिव जोन्स इज टू प्रोहिबिट ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज। ऐसा नहीं है। ये जो इको सेंसिटिव जोन्स में जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं दे कम अंडर 3 कैटेगरीज। कुछ एक्टिविटीज़ प्रोहिबिटेड होती हैं, कुछ रेगुलेटेड होती हैं, कुछ जो है वो परमिटेड होती हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, जो प्रोहिबिटेड में एक्टिविटीज़ आती हैं जैसे कमर्शियल माइनिंग, कमर्शियल माइनिंग जो है वो कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड है इको सेंसिटिव जोन्स में। ठीक है, अब जैसे कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जो होंगी जैसे रेगुलेटेड होंगी, जैसे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ जो होंगी ना, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, ठीक है, खेती बाड़ी वगैरह करना, ये इको सेंसिटिव जोन्स में रेगुलेटेड होती हैं। क्या होती हैं दोस्तों, रेगुलेटेड होती हैं। और भी कुछ एक्टिविटीज़ होंगी जो परमिटेड होंगी। जैसे अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहते हो तो वो क्या होगी, वो आपकी परमिटेड होगी। रेन वाटर हार्वेस्टिंग वगैरह होगी। अब आपने बताया यहाँ पे कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो परमिटेड है, लेकिन जो एग्रीकल्चर है एज ए होल दैट इज़ रेगुलेटेड। वो कैसे होगा, अब देखिए एग्रीकल्चर में आप क्या करते हो, इसमें आप खाद वगैरह का इस्तेमाल करते हो, तो वो सब चीज़ें आपको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी कि ऐसे जोन्स में कौन से आपके किस खाद का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो वो सब चीज़ों का यहाँ पे रेगुलेशन होता है। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, आंसर आ जाएगा नीदर वन नॉट टू, नीदर वन नॉट टू। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एज इट इज़ पेपर में आ जाते हैं दोस्तों, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस को ध्यान देना है थोड़ा सा। ठीक है, आप थोड़ा बहुत आपका अगर आप जैसे पढ़ ही रहे हो तो थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट थोड़ा सा क्या है 1972 वाला, और ये जो एनवायरमेंट क्या हो रहा है, और ये जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है दोस्तों 1986 का, ये भी आपको दोस्तों थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। इसके बारे में आप थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इन ग्रासलैंड्स ट्रीज डू नॉट रिप्लेस ग्रासेस एज पार्ट ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन बिकॉज ऑफ। अब देखिए कि ग्रासलैंड्स में अगर आप देखोगे तो ग्रासलैंड्स में जो है वो खाली ग्रासेस होते हैं। ठीक है, इनको ट्रीज नहीं रिप्लेस करते। ऐसा क्यों, कि यहाँ पे पेड़ क्यों नहीं बन पाते हैं, इसका बेसिक चीज़ है दोस्तों वाटर लिमिट एंड फायर।
वाटर लिमिट्स एंड फायर, ये बेसिक रीज़न है दोस्तों जिसकी वजह से यहाँ पे इकोलॉजिकल सक्सेशन नहीं हो पाती है दोस्तों। ठीक है, अगर मैं थोड़ा बहुत आपको बता दूं कि इकोलॉजिकल सक्सेशन बेसिकली क्या होता है यहाँ पे, तो इकोलॉजिकल सक्सेशन जो होता है, देखो यहाँ पे तीन स्टेजेस होते हैं किसी भी इकोलॉजिकल सक्सेशन में। सबसे पहली स्टेज होती है पायोनियर कम्युनिटी। क्या होती है पायोनियर कम्युनिटी? यहाँ जगह नहीं है दोस्तों, अदरवाइज मैं लिख लेता हूँ, थोड़ा बहुत लिख लेता हूँ। दिस पहली सक्सेशन जो होगी दैट इज पायोनियर कम्युनिटी। उसके बाद आती है सीरियल कम्युनिटी, सीरियल कम्युनिटी, और सीरियल कम्युनिटी के बाद दोस्तों आती है क्लाइमैक्स कम्युनिटी। ठीक है, क्लाइमैक्स कम्युनिटी। ठीक है, ये तीन चीज़ें आती हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन में। अब देखिए यहाँ पे, अब ये पायोनियर कम्युनिटी कौन से होंगे, सीरियल कम्युनिटी कौन सी होती है, क्लाइमैक्स, मतलब तीन स्टेजेस में आपकी सक्सेशन होती है यहाँ पे दोस्तों। ठीक है, ये जो पहली, अब देखो मान लीजिए कोई एरिया है वो दैट इज जैसे बेयर रॉक, जहाँ पे अभी तक कोई लाइफ नहीं है। अब जब पहली बार इस रॉक के ऊपर लाइफ आएगी तो वो आएगी पायोनियर कम्युनिटी की। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो जो लाइफ है वो डेवलप होगी तो उसमें आएगी सीरियल कम्युनिटी। फिर उसके बाद जब वो लाइफ पूरी तरीके से स्टेबल हो जाएगी वहाँ पे, तो हम कहेंगे कि वो कौन सी कम्युनिटी है, क्लाइमैक्स कम्युनिटी है। जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ आपको। द फर्स्ट, अगर आपको लिखना तो आप लिख भी सकते हो, द फर्स्ट प्लांट्स टू कॉलोनाइज एन एरिया आर नोन एज पायोनियर स्पीशीज। ठीक है, ठीक है। आप देखिए ये बेसिकली ये किसको ऑक्युपाई करते हैं, दे ऑक्युपाई बेयर रॉक्स। एग्जाम्पल इनकी क्या है, ये जो पायोनियर स्पीशीज हैं या पायोनियर कम्युनिटी है, इनकी एग्जाम्पल है दोस्तों बैक्टीरिया हो गया, फंगस हो गया, आपका मॉस हो गया, लाइकन्स हो गया, ठीक है, या वीड्स हो गया। तो दे आर एग्जाम्पल ऑफ पायोनियर कम्युनिटी। अब इन पायोनियर कम्युनिटी को दोस्तों कौन रिप्लेस करता है, इनको रिप्लेस करते हैं श्रब्स, ग्रासेस हो गए, हर्ब्स हो गए, ये सब चीज़ें इनको रिप्लेस करते हैं दोस्तों। ऐसी कम्युनिटीज़ को बोला जाता है सीरियल कम्युनिटी। क्या कहा जाता है, मतलब ये जो ग्रासेस हैं, श्रब्स हैं, इनको क्या कहा जाता है दोस्तों, इनको दोस्तों कहा जाता है सीरियल कम्युनिटी। जो फाइनल स्टेज ऑफ सक्सेशन है दोस्तों वो है क्लाइमैक्स कम्युनिटी। जैसे मैं बता चुका हूँ यहाँ पे कि फाइनल स्टेज क्या है, क्लाइमैक्स कम्युनिटी। ठीक है, अब ये जो क्लाइमैक्स कम्युनिटी होगी ये स्टेबल होगी, मैच्योर होगी। एक तो ये मल्टी सेलुलर भी होती है, ठीक है, और ये सबसे बड़ी बात है दोस्तों यहाँ पे होती है, ये जो कम्युनिटी होगी दैट विल बी लॉन्ग लास्टिंग इन नेचर, लॉन्ग लास्टिंग इन नेचर। दोस्तों अगर मैं सक्सेशन को डिवाइड करूँ, ये तो मैंने स्टेजेस बता दिए आपको कि ये स्टेजेस जो है वो तीन स्टेजेस में होती है, पायोनियर कम्युनिटी, सीरियल कम्युनिटी या फिर क्लाइमैक्स कम्युनिटी। अगर इसका मैं क्लासिफिकेशन करूँ दोस्तों, तो एक क्लासिफिकेशन आती है सक्सेशन की प्राइमरी सक्सेशन, एक आती है सेकेंडरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन का मतलब होता है जहाँ पे पहले लाइफ नहीं होती है, वेयर देयर इज नो लाइफ। जैसे बेयर रॉक्स हो गए, ये मान लो कोई वॉल्केनिक आइलैंड है, नया नया वॉल्केनिक आइलैंड बना है, तो वहाँ पे जब पहली बार लाइफ आएगी दोस्तों, तो उस जब पहली बार लाइफ आएगी तो कौन सी कम्युनिटी होगी, वो पायोनियर कम्युनिटी। इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, प्राइमरी सक्सेशन। क्या कहा जाता है, प्राइमरी सक्सेशन। उसके बाद जो सक्सेशन आएंगी जैसे सीरियल कम्युनिटी की या क्लाइमैक्स कम्युनिटी की दोस्तों, दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ सेकेंडरी सक्सेशन। दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ सेकेंडरी सक्सेशन। यहां से दोस्तों एक और क्वेश्चन आता है कि प्राइमरी सक्सेशन ज्यादा तेज होता है या सेकेंडरी सक्सेशन ज्यादा तेज होता है दोस्तों। तो आपको याद रखना है सबसे ज्यादा तेज जो होती है वो होती है सेकेंडरी सक्सेशन। कौन सी होती है दोस्तों, सेकेंडरी सक्सेशन। ठीक है, अब इसमें थोड़ी सी और चीजें हैं। एक होती है ऑटोजेनिक सक्सेशन, मतलब दैट इज बायोटिक सक्सेशन, और एक होती है एलोजेनिक सक्सेशन। ये सब चीज़ें आपको थोड़ा बहुत आपको होमवर्क करना है, तो आप ये थोड़ा बहुत पढ़ेंगे कि इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या चीज़ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं वो आने के चांसेस रहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे क्वेश्चन है दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फेजेस ऑफ बायोटिक सक्सेशन की यहाँ पे बात की गई है कि यही इकोलॉजिकल सक्सेशन जैसे मैंने कहा था आपसे, तो इसका करेक्ट सीक्वेंस क्या है। तो करेक्ट सीक्वेंस यहाँ पे क्या है दोस्तों, करेक्ट सीक्वेंस है पहला वाला। सबसे पहला होता है न्यूडेशन के बाद है माइग्रेशन के बाद है इकोसिस, एंड उसके बाद है रिएक्शन, उसके बाद है स्टेबलाइजेशन। ठीक है, दिस इज बायोटिक सक्सेशन। ये इसके स्टेजेस हैं दोस्त बेसिकली। अब ये इसी का पार्ट है जो मैंने इससे पहले आपको बताया ना कि पहले पायोनियर आएगा, फिर सीरियल आएगा, फिर क्लाइमैक्स आएगा, क्लाइमैक्स कम्युनिटी आएगा। ये थोड़ा ब्रॉड क्लासिफिकेशन, ये आपको डिटेल में बताया गया है यहाँ पे। जैसे न्यूडेशन में दोस्तों क्या आएगा, यहाँ पे होती है वही लाइफ, जैसे फॉर्मेशन ऑफ बेयर एरिया विद नो लाइफ। ठीक है,
अब देखिए बेयर एरिया बनेगा कैसे, नेचुरल डिस्टर्बेंसेस होगी, जैसे मैंने आपसे कहा था कि लैंडस्लाइड्स होंगी या वॉल्केनिक eruption होगा या फिर ग्लेशियर्स रिट्रीट होंगे या फ्लड्स वगैरह आएंगे, ठीक है, तो वहाँ पे बेयर एरिया बनेगा। वहाँ पे बेयर एरिया का मतलब है वेयर देयर इज नो लाइफ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज है यहाँ पे माइग्रेशन दोस्तों। तो माइग्रेशन में बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे सीड्स का अराइवल होता है, ठीक है, या फिर ऐसे ऑर्गेनिजम्स का अराइवल होता है ऐसे एरिया में जहाँ पहले लाइफ नहीं थी, ठीक है। इस बेयर एरिया में पहली बार जब सीड्स का या ऑर्गेनिजम्स का माइग्रेशन होता है तो उसे स्टेज 2 कहा जाता है माइग्रेशन। अब बेसिकली ये माइग्रेशन होती कहाँ से है, ये कैसे अचानक से यहाँ पे आ गए, तो ये इनको लाता कौन है, इनको लाता है विंड्स, वाटर या फिर एनिमल्स, ठीक है। मोस्टली दे आर ब्रॉट बाय वाटर, विंड्स एंड एनिमल्स, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज है उसके बाद इक्वेसिस में बेसिकली दोस्तों होता क्या है, यहाँ पे होती है सक्सेसफुल एस्टेब्लिशमेंट। क्या सक्सेसफुल एस्टेब्लिशमेंट कहने का मतलब है यहाँ पे जर्मिनेशन एंड ग्रोथ ऑफ स्पीशीज इन द न्यू एरिया, जर्मिनेशन एंड ग्रोथ ऑफ स्पीशीज इन द न्यू एरिया। यहाँ पे इसका मतलब है इस स्टेज पे आते आते ये जो स्पीशीज हैं दोस्तों ये इन कंडीशंस को अडॉप्ट करना शुरू कर जाती हैं। एग्जाम्पल क्या है दोस्तों यहाँ पे कि कोई भी सीड जो है यहाँ पे, जैसे कोई भी सीड होगा वो रूट की फॉर्म लेना शुरू हो जाता है यहाँ पे दोस्तों, एंड बिगन टू ग्रो इन न्यूली फॉर्म्ड सॉइल, ठीक है। ये जो रूट्स वगैरह हैं दोस्तों, ये रूट्स की ये जो सीड्स हैं दोस्तों ये रूट्स की शेप लेना शुरू करते हैं किस स्टेज पे दोस्तों, इकोसिस पे। अब जैसे जैसे ये जो रूट्स की शेप लेना शुरू करते हैं तो उसका कुछ इम्पैक्ट होता है वहाँ के एनवायरनमेंट पे, उस स्टेज को कहा जाता है दोस्तों रिएक्शन। क्या कहा जाता है, रिएक्शन। अब रिएक्शन में दोस्तों क्या होता है कि ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे आए हैं इनकी वजह से उस एनवायरनमेंट में कोई चेंजेस तो नहीं आ रही हैं, ठीक है, दैट इज रिएक्शन। और सबसे लास्ट स्टेज है दोस्तों दैट इज स्टेबलाइजेशन, दैट इज स्टेबलाइजेशन। अब स्टेबलाइजेशन में दोस्तों क्या होता है, यहाँ पे इकोसिस्टम जो है वो स्टेबल हो जाता है, मैच्योर हो जाता है और सेल्फ सस्टेनिंग स्टेज में आ जाता है, जिसे हम क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहते हैं, क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहते हैं। तो बेसिकली आपको ये यहाँ पे याद रखना है, आप इसके लिए शॉर्ट ऐसे याद रख सकते हो NMERS, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रखो क्योंकि एज इट इज क्वेश्चन ये डायरेक्टली आएगा पेपर में। ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द, ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपको आना चाहिए कि किस तरीके से चीज़ें बनती हैं यहाँ पे। तो सबसे बेसिक क्या है यहाँ पे, स्पीशीज से बनता है पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से बनता है कम्युनिटी, और कम्युनिटी से बनता है इकोसिस्टम, और इकोसिस्टम से बनता है फिर आपका बायोम्स, और बायोम से बनता है आपका लैंडस्केप। तो उस हिसाब से आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इकोसिस्टम। सबसे पहली स्टेटमेंट है प्रोटेक्शन एट द ऑटोट्रॉफ लेवल इज कॉल्ड प्राइमरी प्रोटेक्टिविटी, बिल्कुल सही चीज़ है, ठीक है। ये बेसिक डेफिनेशन है कि ऑटोट्रॉपिक लेवल पे जो प्रोडक्शन होती है उसे क्या कहते हैं, प्राइमरी प्रोडक्शन कहते हैं उसको। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी रेफर्स टू प्रोडक्शन एट द हेटेरोट्रॉप लेवल, ये भी बिल्कुल दोस्तों सेम सही स्टेटमेंट है। इस केस में आपका आंसर जो है बोथ 1 और 2 आ जाएगा, इसमें कुछ नया सीखने वाली नहीं, ये तो 7th 8th वाली बात है, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन इको बॉडी। अब देखो किसी भी इकोसिस्टम में जो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है दोस्तों दैट इज सन, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो प्राइमरी सोर्स दोस्तों क्या होगा, सोलर एनर्जी, क्या होगी, सोलर एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कंसर्निंग द फूड चेन इन इकोसिस्टम, concerning the food chain in ecosystem which of the following kind of organisms are known as decomposers। तो इनमें से आपको क्या लगता है कि कौन से डिकम्पोजर्स हैं दोस्तों। एक तो आपका फंजाई, दे आर इन द कैटेगरी ऑफ डिकम्पोजर्स, और बैक्टीरिया जो है ये भी किस कैटेगरी में आते हैं दोस्तों, डिकम्पोजर्स। ये आपको मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि आपको ये डेट्रीवोर्स डिकम्पोजर्स की बेसिक डेफिनेशन, बेसिक चीज़ पता होनी चाहिए विद एग्जाम्पल, तो ये आपको आना चाहिए। तो आंसर आएगा 2 और 3 दोस्तों, ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं, इतना आपको पता होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर प्राइमरी कंज्यूमर्स इन एन इकोसिस्टम, सेलेक्ट द करेक्ट कोड बताना आपको बताना है इसमें से प्राइमरी कंज्यूमर्स दोस्तों क्या क्या हैं। तो सबसे पहले इसमें देखो जरा, ये जो डियर है आपका, तो डियर क्या आपका, हर्बीवोर्स का क्या मतलब है, ये इसका मतलब है ये प्राइमरी कंज्यूमर है। ये क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर। मैंने आपको 4 लेवल बताया ना, सबसे पहले यहाँ पे ग्रीन प्लांट्स, फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स,
जो हर्बीवोर्स होंगे, आपको मैंने बताया था। फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो कार्निवोर्स होंगे, और फिर यहाँ पे टर्शियरी कंज्यूमर्स जो क्या होंगे, टर्शियरी कंज्यूमर्स होते हैं ओमनीवोर्स। क्या होते हैं? ओमनीवोर्स। ठीक है। आप देखिए जरा यहाँ पे डियर, अब आपको पूछा डियर होता है हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स क्या आ गया? प्राइमरी कंज्यूमर्स। ठीक है। उसी तरीके से आपके जो एंड्स हैं, एंड्स ये बेसिकली दे फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर तो है ही हैं, लेकिन ये प्राइमरी कंज्यूमर की कैटेगरी में भी फॉल करते हैं। अब प्राइमरी कंज्यूमर की कैटेगरी में कैसे फॉल करते हैं? क्योंकि ये प्लांट्स के ऊपर, प्लांट्स के ऊपर आपने देखा होगा कि कीड़ियाँ पड़ती हैं, चींटियाँ होती हैं कभी कभी उसके ऊपर, तो उसमें जो सेलुलोस होता है, सेलुलोस, तो ये उसका यूज़ करते हैं दोस्तों। ठीक है। एनर्जी रिसीव करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? सेलुलोस। तो एंट्स जो है वो भी प्राइमरी कंज्यूमर्स आएंगे दोस्तों। डियर भी आपके क्या आ जाएंगे? प्राइमरी कंज्यूमर्स। जो टाइगर है, टाइगर ये आपका कार्निवोर्स है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बात की गई है प्राइमरी कंज्यूमर्स की। ठीक है। प्राइमरी कंज्यूमर्स का मतलब है वो होने चाहिए हर्बीवोर्स। क्या होने चाहिए दोस्तों? हर्बीवोर्स। ठीक है। तो इसमें हर्बीवोर्स क्या है? एक तो एंट आ जाएगा दोस्तों, और दूसरा आ जाएगा डियर। फॉक्स जो है, फॉक्स दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ ओमनीवोर्स, और टाइगर जो है वो है कॉर्निवोर्स। ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे? 1 और 2। क्या आ जाएगा? 1 और 2। आपको चीज़ें अप्लाई करनी आनी चाहिए, ये आपको याद नहीं रखना है, आपको देखना है यहाँ पे कि इसमें हर्बीवोर्स कौन सा है, कार्निवोर्स कौन सा है, ओमनीवोर्स कौन सा है। उस हिसाब से आप डिसाइड करोगे कि कौन सा प्राइमरी कंज्यूमर है, कौन सा सेकेंडरी कंज्यूमर है, और कौन सा टर्शियरी कंज्यूमर है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ये मैं आपको बता चुका हूँ स्टार्टिंग में, इन ए फूड चेन आदमी कहाँ पे आता है? आदमी। मैन, आप किसी भी फूड चेन में पर्सन को कहाँ पे बिठाओगे? कि प्रोड्यूसर है वो, ठीक है, या खाली कंज्यूमर है? ठीक है। ये पेट्रोलियम नहीं है, प्राइमरी कंज्यूमर लिखा होगा, प्राइमरी। ठीक है। या फिर सेकेंडरी कंज्यूमर है, या प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी कंज्यूमर है। तो क्या आएगा दोस्तों? ये आपको बताना, ये आपको होमवर्क है, क्योंकि इसका आंसर मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूँ। ठीक है। ये आपको मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, तो आप ज़रा रिकॉल करके बताइए कि ये क्या सही है या नहीं है। ये भी मैं बता चुका हूँ दोस्तों। 10% लॉ के बारे में अभी बताया मैंने कि 10% लॉ में आपकी जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है वो जैसे जैसे ट्रॉपिक लेवल बढ़ेंगे तो वो क्या होता है? डिक्रीज होता है। ट्रॉपिक लेवल्स के साथ क्या होता है? डिक्रीज। ये 10% लॉ जो है वो मैंने आपको बताया था कि ये रेमंड लिंडमैन ने दिया था, एंड इट इज़ रिलेटेड विद ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एज फूड फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अदर। ठीक है। ये मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इन मेरीन एनवायरनमेंट द मेन प्राइमरी प्रोड्यूसर इज। ठीक है। मेरीन में जो मेन प्राइमरी प्रोड्यूसर जो है दोस्तों वो है फाइटोप्लैंक्टन्स। जैसे प्लांट्स होते हैं ना, प्लांट्स, वैसे ही एक्वेटिक ओशंस में फाइटोप्लैंक्टन्स जो है वो प्लांट्स का काम करते हैं वहाँ पे। जू प्लैंक्टन वगैरह, मतलब सॉरी, फाइटोप्लैंक्टन्स, ये दे आर नोन एज प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। ये प्रोड्यूसर्स होते हैं बेसिक। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स क्या, बस मतलब प्रोड्यूसर्स याद रखो आप, फाइटोप्लैंक्टन्स। ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे इस चेन में अगर आपको बताना अमंग द बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम द प्रोड्यूसर्स, अब इसमें प्रोड्यूसर कौन है बताओ जरा? को प्रोड्यूसर है क्या? ये तो हर्बीवोर्स है। पीकॉक है क्या? नहीं है। टाइगर है क्या? नहीं है। ये जो ग्रीन प्लांट्स हैं दोस्तों, ये किस कैटेगरी में आते हैं? ये हैं दोस्तों प्रोड्यूसर्स। ठीक है। अब नेक्स्ट है दोस्तों, अब यहाँ से पूछा गया आपको कि ट्रॉपिक लेवल 1 किसको, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ पेपर में। ट्रॉपिक लेवल 1 में कौन आते हैं? ग्रीन प्लांट्स। ठीक है। ग्रीन प्लांट्स के ऊपर कौन आएगा? पहले आएगा ग्रीन प्लांट्स, फिर आएगा हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स के ऊपर आएंगे कॉर्निवोर्स, कॉर्निवोर्स के ऊपर आएंगे ओमनीवोर्स। तो ये इस तरीके से टॉपिक, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब यहाँ पे कहा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, इसमें से करेक्ट मैचिंग की किसकी है? माउंटेन मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम नहीं है। मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम इज एक्वेटिक इकोसिस्टम, ओशन इकोसिस्टम को मोस्ट स्टेबल माना जाता है। एबायोटिक कंपोनेंट बैक्टीरिया, बैक्टीरिया तो बायोटिक है। ग्रीन प्लांट्स इज रिलेटेड विद इकोसिस्टम, बिल्कुल सही है। रेनफॉल ग्लोबल वार्मिंग से कोई लेना देना नहीं है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट अ फूड चेन। अब देखो इसमें फूड चेन कौन बनाता है, कि क्या यहाँ पे फूड चेन बन रही है? ग्रास, वीट, मैंगो नहीं। ग्रास, गोट, ह्यूमन, बिल्कुल बन रही है यहाँ पे। देखो ये नीचे ग्रास है, ग्रास को कौन खाता है? गोट, और गोट को कौन खाता है? ह्यूमन। तो ये एक यहाँ पे फूड चेन बन रही है। ठीक है। यहाँ पे बन रही है क्या? ग्रास, गोट, एलिफेंट, ऐसा थोड़ी है। ग्रास, फिश, गोट नहीं बन रही, नन ऑफ द अबव, लेकिन ये है। ठीक है। ग्रास को कौन खाता है? गोट। ठीक है। और गोट को कौन खाता है? ह्यूमन। तो ये इट फॉर्म्स फूड चेन, इट फॉर्म्स फूड चेन।
अब यहाँ पे पूछा गया है कि बायोमास पिरामिड इज रिवर्स, मतलब इन्वर्टेड बायोमास पिरामिड की बात कर रहा है यहाँ पे। तो ये किसका होता है? ये होता है पॉन्ड का। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि अपराइट किसका है, इन्वर्टेड किसका है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, ये थे कुछ क्वेश्चन जो इकोसिस्टम और इकोलॉजी के ऊपर मैंने लाए। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको ये क्वेश्चन ईजी लगे या हार्ड लगे। देखिए दोस्तों, मैंने कोशिश की है कि ऐसे क्वेश्चंस को ही मैं यहाँ पे लाऊं जो जो पेपर में आने के जिनके मैक्सिमम चांसेस हैं। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एमसीक्यूज़ को इसके बाद आपको मिलेंगे दोस्तों बायोडाइवर्सिटी के ऊपर। जल्द ही मैं बायोडाइवर्सिटी के ऊपर भी एमसीक्यूज़ ले आऊँगा। तो तब तक दोस्तों आप बेसिक चीज़ों पे ध्यान दीजिए कि आपके बेसिक्स क्लियर हैं या नहीं है, और आप देखो कि जब आप पढ़ते हो और एमसीक्यू जब उसके ऊपर आते हैं तो क्या किस प्रकार से अप्लाई करना है उनको, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए दोस्तों। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं दोस्तों, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ को लाइक और शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।